एक पुरानी वीरान हवेली जो 20 सालों से बंद है। कहते हैं उसके अंदर एक ऐसी औरत की परछाई रहती है जो किसी को भी अंदर आने नहीं देती, और अगर कोई गलती से भीतर चला जाए तो वो जीवित लौटता नहीं, या फिर वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। आज 4 दोस्त इस हवेली का सच जानने निकले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अंधेरा पहले से उनकी राह देख रहा है। धुंध से ढकी रात थी। पहाड़ी रास्तों पर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य दैत्य जोर जोर से सांस ले रहा हो। उसी रास्ते पर एक जीप आगे बढ़ रही थी जिसके अंदर 4 दोस्त बैठे थे। आरव, जिसकी आदत थी हर रहस्य को खोलने की। सिया, जिसके चेहरे पर साहस तो बहुत था पर दिल बेहद कोमल। कबीर, जो हमेशा हंसता रहता था लेकिन अंदर से डरपोक था। और रोहन, जिसे कैमरा और डरावने स्थानों की शूटिंग का पागलपन था। चारों एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। कांशीराम हवेली, जो पिछले 20 साल से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि हवेली के अंदर रात के समय रोशनी जलती है जबकि वहां कोई रहता ही नहीं। कोई कहता था कि हवेली में रहने वाली मालकिन की आत्मा आज भी घूमती है। किसी ने कभी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। जीप रुकी। सामने वो विशाल अंधेरी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, जाले और खिड़कियां जिनसे किसी की नजरें बाहर झांकती हुई लगती थीं। ये जगह ठीक नहीं लग रही, कबीर ने कांपते हुए कहा। हम सिर्फ शूट करेंगे, अंदर कुछ मिनट रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे, रोहन बोला कैमरा ऑन करते हुए। आरव ने हवेली का गेट धक्का दिया। गेट ऐसे चरमराया जैसे किसी बूढ़े की हड्डियां टूट रही हों। अंदर कदम रखते ही एक सीलन भरी गंधाती हवा उनके चेहरे से टकराई। हवेली के बड़े हॉल में प्रवेश करते ही चारों रुक गए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी रखी थी, हिल रही थी धीरे धीरे, खुद ब खुद। हवा का असर होगा, सिया ने बमुश्किल कहा, जबकि उसकी आवाज कांप रही थी। पर वहां हवा थी ही नहीं। हवेली बिल्कुल बंद थी। रोहन ने कैमरा उस कुर्सी पर फोकस किया, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर कुर्सी दिख ही नहीं रही थी। स्क्रीन में बस खाली जगह थी। ये कैसे हो सकता है, रोहन बुदबुदाया। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से किसी औरत की हल्की सी सिसकियों की आवाज आई। आवाज इतनी धीमी, इतनी टूट चुकी जैसे किसी ने सदियों से रोना नहीं छोड़ा हो। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। तुम लोगों ने सुना? आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर लकड़ी टूटने जैसी आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा गलियारा मिला। दोनों ओर कई कमरे थे जिनके दरवाजे आधे टूटे हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, गलियारे की ठंड बढ़ती जाती। उनके सीने पर बोझ सा बढ़ने लगा। सबसे आखिरी वाले कमरे का दरवाजा बंद था, पर उसके नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर किसी के धीमे बोलने की आवाज भी थी, पर वो इंसानी आवाज नहीं लग रही थी। भारी, गहरी और दर्द से भरी। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। लंबे उलझे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसके चारों ओर जमीन पर उंगलियों से बनाए गए अजीब अजीब निशान थे। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में सारी दीवारें छू डाली हों। कमरे में लाल रोशनी किसी दिए या बल्ब से नहीं, बल्कि औरत के आसपास की जमीन से निकल रही थी। चारों जम गए। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने सिर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी बालों में छिपा हुआ था। उसके हिलने से हवा कांप गई। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। हम यहां गलती से आए, हमें बस जाना है, सिया ने डरते डरते कहा। औरत ने अचानक अपना हाथ उठाया। उंगलियां इंसान जैसी नहीं थीं, लंबी, बहुत लंबी, नुकीली, जैसे हड्डियां बाहर निकल आई हों। उसका चेहरा ऊपर उठा। चारों की सांस रुक गई। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली,
और उसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, बस फटता सड़ता मांस। औरत ने अचानक चीख मारी। चीख इतनी तेज, इतनी भयानक कि कमरा हिल गया। रोहन के कैमरे की स्क्रीन फट गई जैसे उसमें आग लग गई हो। सिया जमीन पर गिर गई। कबीर भागने लगा पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत हवा में उठ गई, सीधे उनके ऊपर, और कमरे की रोशनी काली हो गई। भागो! आरव चिल्लाया। चारों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, सीढ़ियां कूदते हुए नीचे उतरे और हवेली से बाहर निकलकर जीप में बैठ गए। पर जैसे ही जीप स्टार्ट हुई, हवेली की सभी खिड़कियों में एक साथ लाल रोशनी जल उठी, और उसी के बीच वही औरत हर खिड़की में दिख रही थी। चारों शहर की तरफ भागते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हवेली ने उन्हें पहचान लिया है और वो उन्हें वापस बुलाए बिना नहीं छोड़ेगी। हवेली से भागते समय चारों के चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उन्हें पीछे से पकड़ लेने वाला हो। जीप पूरी स्पीड में पहाड़ी रास्ते से नीचे जा रही थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट होती रही और हवा बार बार ऐसे टकराती जैसे कोई उन पर गुस्सा निकाल रहा हो। सिया लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी। आरव, हवेली की खिड़कियों में जो औरत खड़ी थी, तुमने देखा ना? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने देखा था, लेकिन वो हर खिड़की में कैसे? रोहन चुप था। उसका कैमरा जल चुका था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथों में राख बन चुकी थी। सबको लगा कि बस शहर पहुंच जाएं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। चारों अपने अपने घर चले गए, ये सोचकर कि शायद नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर रात को सिया ने डरकर आरव को फोन किया। आरव, मेरे कमरे में कोई है। आरव उठा। क्या? कौन? मुझे नहीं पता, परछाई, बस परछाई दिखाई दे रही है खिड़की के पास। सिया की आवाज कांप रही थी। आरव ने कहा, मैं अभी आ रहा हूं, तुम हिलो मत। आरव बाइक से निकला, लेकिन सड़क के बीच उसे एक अजीब बात दिखी। बिजली के खंभे पर बैठा एक काला साया जो इंसानी शक्ल का था। उसकी गर्दन इतनी लंबी और अजीब मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने उसे तोड़कर फिर से गलत तरीके से जोड़ दिया हो। साया एकदम स्थिर बैठा था, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वो साया सीधे खंभे से नीचे गिरा, लेकिन जमीन पर गिरते ही गायब हो गया। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। ये वही चीज है, हवेली वाली। वो बिना रुके सिया के घर पहुंचे। सिया डर के मारे अपने कमरे के कोने में बैठी थी। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी, लेकिन खिड़की के पास हमेशा गहरा अंधेरा था। आरव ने पूछा, कहाँ देखा था तुमने? सिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया। वहीं, वो मुझे देख रही थी। खिड़की की तरफ जाने पर आरव को ठंडी हवा का झोंका लगा। कमरा बंद था, फिर हवा कैसे? अचानक कांच पर लंबी उंगलियों जैसे निशान उभर आए, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। सिया चीख पड़ी। आरव उसके सामने खड़ा हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। 1 सेकंड जलती, 1 सेकंड बुझती। हर बार अंधेरा होने पर कमरे में कोई मौजूद लगता था, जैसे कोई कोने में खड़ा हो, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जोर, भारी और गहरी। आरव ने सिया का हाथ पकड़ा। यहां से निकलते हैं। दोनों कमरे से बाहर आए, पर जैसे ही सिया बाहर निकली, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए हों। उसने चीखते हुए कहा, आरव, पीछे कोई है।
आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा कांप रही थी। सीढ़ियां जैसे चरमराने की आवाज आई, फिर धीमे कदमों की, जैसे कोई भारी चीज सिया के घर में ऊपर चढ़ रही हो। इस बीच रोहन अपने कमरे में बैठा था जब उसके कैमरे का जला हुआ मेमोरी कार्ड अपने आप फर्श पर गिरा। उसने घबरा कर कार्ड उठाया और लैपटॉप में लगाया, सोचा कि शायद कुछ फुटेज बची हो। स्क्रीन पर पहली फाइल चली। वीडियो शुरू हुई, विचारों हवेली में प्रवेश कर रहे थे। अचानक वीडियो अपने आप पीछे की ओर चलने लगी, धीरे धीरे, फिर एक फ्रेम पर रुक गई। फ्रेम में चारों दोस्त तो थे, लेकिन उनके पीछे हवेली के दरवाजे से थोड़ा अंदर एक काली औरत की आकृति खड़ी थी। वो तस्वीर में बेहरकत खड़ी दिखती थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका सर घूमने लगा, धीरे, बहुत धीरे, और सीधे कैमरे की ओर मुड़ गया। रोहन का दिल बैठ गया। फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो, तुम चारों मेरे हो, वापसी जरूरी है। रोहन चीखते हुए खड़ा हो गया। उसी समय उसके कमरे के पीछे वाली दीवार पर 3 खून जैसे निशान बन गए, लंबे, टेढ़े और ताजा। रोहन कांपती आवाज में बोला, नहीं, वो हमारे साथ यहां तक आ गई है। अगली सुबह कबीर का फोन किसी ने नहीं उठाया। सिया और आरव उसके घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला था, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। टेबल पर कबीर की डायरी खुली पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी लिखा था, मैंने कल रात उसे घर में देखा। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी। उसने कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि वो मुझे ले गई है। सिया के हाथ से डायरी गिर गई। उसी समय ऊपर से धप 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 भारी कदमों की आवाज आई, लेकिन घर में कोई नहीं था। आरफ ने कांपती आवाज में कहा, कबीर, कहीं ऊपर तो नहीं? तीनों ने सीढ़ियों की ओर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक काली आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं। और सीढ़ियों के दूसरे पायदान पर कबीर का फोन पड़ा था, खून से सना हुआ। सिया रोते हुए बोली, ये सब हमारे पीछे क्यों पड़ा है? आरव ने कहा, हवेली में हमने कुछ ऐसा छू दिया है जो छूना नहीं चाहिए था। वो औरत हमें वापस ले जाना चाहती है। और तभी कबीर का फोन अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, हवेली। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। फोन में वही भारी टूटी हुई स्त्रीवाज गूंजी, अगला मैं किसे ले जाऊं? लाइन कट गई। तीनों सन्न रह गए। अब यह साफ था कि भागकर वे बच नहीं सकते थे। अंधेरा अब उनके साथ था। कबीर के गायब होने के बाद अब तीनों, आरव, सिया और रोहन, पूरी तरह टूट चुके थे। हर एक के चेहरे पर वही सवाल था, हवेली वाली औरत आखिर चाहती क्या है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। रात होते होते शहर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। हवा भारी थी, जैसे हवा तूफान से पहले बहती है। लेकिन ये कोई सामान्य तूफान नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इन तीनों की जिंदगी बदलने वाला था। तीनों आरव के घर इकट्ठा हुए थे। कमरे में हल्की जली हुई मोमबत्ती ही एकमात्र रोशनी थी। रोहन बार बार खिड़की की ओर देखता रहता था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। सिया की हालत और खराब थी। उसके हाथ ठंडे पड़ते जा रहे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जैसे कई रातों से नींद ही नहीं मिली हो। अचानक रोहन की नजर मेज पर रखी उस पुरानी किताब पर पड़ी जो वो हवेली से अनजाने में उठा लाया था।
किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर अंग्रेजी में लिखा था, लीना कांशीराम की डायरी। सिया ने घबरा कर कहा, हमें ये किताब नहीं रखनी चाहिए थी, इसी की वजह से वो हमारे पीछे है। पर आरव ने गहरी सांस ली। नहीं सिया, इसी में हमारे बचने का रास्ता होगा। हमें सच पता करना पड़ेगा। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। डायरी लिखी थी लीना कांशीराम ने, हवेली की असली मालकिन। कई साल पहले वो गांव वालों के लिए दयालु और मददगार मानी जाती थी, लेकिन डायरी की आगे की लाइनों ने तीनों की सांस रोक दी। लीना ने लिखा था, मैं रात में किसी अजीब सी चीज को देखती हूं। वो औरत नहीं है, पर औरत जैसी दिखती है। उसकी आंखें काली हैं। वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं जहां भी जाती हूं वो परछाई बनकर मेरे पास आती रहती है। पन्ने पर काली स्याही के धब्बे थे, जैसे लिखते समय लीना खुद कांप रही हो। अगला पन्ना, उसने मुझे छुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं। उसका शरीर हवा में तैरता है। वो मुस्कुराती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे डर पर हंसती है। अगली लाइन ने तीनों का खून जमा दिया। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें भी ढूंढ रही है। मोमबत्ती की लौ अचानक तेज कांपी। कमरे में ठंड और बढ़ गई। सिया की सांसें भारी हो गईं। आरव, ये वही है, वही औरत, वही साया। डायरी का आखिरी हिस्सा फटा हुआ था, पर एक पेज बचा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, वो मुझे ले गई है, मैं अब इंसान नहीं रही। इस लाइन के नीचे हल्के से अंगुलियों के निशान थे, काले, लंबे और टेढ़े। रोहन ने डरते हुए कहा, मतलब हवेली वाली औरत असल में लीना ही है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और लगता है कि वो मरने के बाद आत्मा नहीं बनी, वो कुछ और बन गई है। कुछ ऐसा जो इंसानों को पकड़कर अपने जैसा बना देती है। अचानक सिया ने अपना चेहरा पकड़ लिया। आरव, मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है। उसके शब्द पूरे नहीं हुए कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में घुस गई और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, धीमे भारी कदम जैसे फर्श में धंसते हुए आ रहे हों। सिया चीख पड़ी, वो यहां है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। फिर एक पल में एक तेज लाल रोशनी कमरे के कोने में चमकी। कोने में एक परछाई दिखी, लंबी, टेढ़ी और इंसान से बड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी हर हरकत से जैसे हवा कांप रही थी। और फिर उसने पहली बार बोला। आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों टूटी हुई आवाजें एक साथ बोल रही हों। कबीर मेरे पास है। सिया ने चीख कर मुंह ढक लिया। रोहन पीछे की दीवार से लग गया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे। उसकी उंगलियां लंबी होती जा रही थीं। वो बोली, जो लीना ने शुरू किया था, तुम्हें पूरा करना है। क्या पूरा करना है? आरव चिल्लाया। परछाई ने अपनी उंगली आरव की तरफ बढ़ाई। आरव का गला भराया जैसे किसी ने पानी में डुबो दिया हो। औरत फिर बोली, हवेली लौटो, नहीं तो मैं बाकी दो को भी ले जाऊंगी। एक भयानक चीख कमरे में गूंजी। लौटती रोशनी में परछाई गायब हो चुकी थी। सिया फर्श पर गिर पड़ी। उसकी नाड़ी तेज हो चुकी थी। रोहन डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब साफ है, अगर हम हवेली वापस नहीं गए तो वो हम तीनों को भी कबीर की तरह ले जाएगी। सिया ने आंसू पोंछे। हमें जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। हमें पता करना होगा कि लीना को कैसे रोका जाए। रोहन ने आखिरी फुटेज खोलकर कहा, और मेरे पास उसके छिपने का सुराग है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली का सच अब सामने आ चुका था, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। अब तीनों, आरव,
सिया और रोहन समझ चुके थे कि बचने का एक ही रास्ता था, हवेली वापस जाना, क्योंकि जो भी लीना बन चुकी थी वो उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वे उसके अधूरे काम को पूरा नहीं करते। रात के लगभग 2 बजे आसमान बादलों से भरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं। दूर पहाड़ों पर कभी कभी बिजली चमकती और अंधेरा थोड़ी देर के लिए फटता हुआ दिखता। जीप फिर उसी दिशा में जा रही थी। 4 दिन पहले जिस रास्ते ने उन्हें डर से भर दिया था, आज वही रास्ता उनके लिए आखिरी उम्मीद बन चुका था। हवेली फिर वैसी ही थी, उजड़ी, काली और शांत, पर इस बार शांति में भी एक अजीब बेचैनी थी, जैसे हवेली उन्हें इंतजार करते करते थक चुकी हो। सिया ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम वापस ना आए तो? आरव ने सख्ती से जवाब दिया, आएंगे। अगर लीना का अंत यही है तो हमारा भी नहीं होना चाहिए। रोहन ने कैमरा ऑन किया, एक नया कैमरा। जो भी होगा ये सब रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर हम बच गए तो दुनिया जान पाएगी कि यह हवेली सच में श्रापित है। तीनों ने गहरी सांस ली और हवेली का गेट फिर धक्का देकर खोला। इस बार गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। अंदर प्रवेश करते ही चारों के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी। हवा ठंडी नहीं थी बल्कि जमी हुई थी, जैसे किसी फ्रीजर में बैठे हों। दीवारों पर अब हाथों के काले निशान और ज्यादा दिखाई दे रहे थे। हर निशान किसी एक दिशा की ओर इशारा करता था, हवेली के पीछे वाले तहखाने की ओर। सिया ने धीमी आवाज में कहा, तहखाना। डायरी में भी तहखाने का जिक्र था, याद है? हाँ, एक बार लीना ने लिखा था, वो मुझे तहखाने तक ले जाना चाहती है, वहां कुछ छिपा है। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अंधेरा बाहर फैल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। तीनों नीचे उतरे। सीढ़ियां टूट रही थीं, पर अब लौटने का सवाल ही नहीं था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, तहखाना बहुत बड़ा था। जमीन पर अजीब आकृतियों वाले गोल घेरे बने थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लीना और उसके परिवार की। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, तहखाने के बीचों बीच कबीर खड़ा था। कबीर की पीठ उनकी तरफ थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी सांस नहीं चल रही थी। उसके कंधे हल्के हल्के फड़क रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। सिया चिल्लाई, कबीर। कबीर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा सूज चुका था, आंखें काली हो चुकी थीं, होंठ फट चुके थे। वो इंसान जैसा नहीं, एक खोल जैसा लग रहा था। उसकी आवाज टूटी हुई थी, तुम देर से आए। आरव आगे बढ़ा, कबीर, हम तुम्हें ले जाएंगे, हम। कबीर ने अचानक जोर से चीख लगाई, भागो, वो आ रही है। चीख इतनी भयानक थी कि तहखाना हिल गया और उसी क्षण तहखाने की छत से एक काली आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, उल्टी लटकती हुई, जैसे कोई काली लंबी सड़ी हुई मकड़ी। वो लीना थी, या जो कुछ भी वो बन चुकी थी। लीना जमीन पर उतरकर सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने अपनी उंगलियां जमीन पर घसीटते हुए कहा, तुमने मेरी डायरी छुई, मेरे घर में आए, मेरे नियम तोड़े। उसकी आवाज तहखाने में गूंजती रही। आरव चिल्लाया, लीना, तुम चाहती क्या हो? हमसे क्या गलती हुई? लीना धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। मैं नहीं, मेरे अंदर जो है वो चाहता है। वो मेरे पति की मौत के बाद आया। वो मुझे तहखाने में मिला और उसने कहा, जो भी हवेली में आएगा उसे मैं अपने जैसा बना दूं। सिया रो रही थी, तुम हमें क्यों मार रही हो? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लीना की आवाज भारी हो गई,
क्योंकि मैं आजाद नहीं हूं और मैं अकेली भी नहीं रह सकती। अचानक तहखाना लाल रोशनी से भर गया। लीना ने अपने हाथ हवा में उठाए। हाथ अब इंसानी नहीं थे, हड्डियों जैसे पतले, लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं। वो चीखी, फिर कबीर उसके पीछे खड़ा होकर कांपने लगा। लीना बोली, कबीर अब मेरा है, अगला कौन? रोहन ने कैमरा जमीन पर फेंक कर चिल्लाया, अब बहुत हुआ, हम तुम्हें रोकेंगे। आरव ने डायरी का आखिरी पन्ना उठाया। पन्ने के पीछे एक मंत्र लिखा था। शायद लीना ने खुद को बचाने हले लिखा था। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा जोर से कांपने लगा। लीना ने चिल्लाकर कहा, रुको, नहीं। तहखाने की लाल रोशनी सफेद होने लगी। लीना का शरीर टूटने लगा, चेहरा पिघलने लगा, उसकी आंखें फट गईं। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। एक आखिरी चीख और लीना का शरीर धुएं में बदल गया। तहखाना शांत हो गया। तीनों कबीर को उठाकर बाहर लाए। सुबह होने लगी थी। पहली बार हवेली रोशनी में शांत और सामान्य लग रही थी। कबीर बेहोश था लेकिन जिंदा। आरव ने कहा, हम बच गए। पर जैसे ही उन्होंने जीप का दरवाजा खोला, रोहन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही तहखाना दिखा, खाली तहखाना। लेकिन स्क्रीन पर एक नई आवाज आई, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वही हूं जहां अंधेरा है। स्क्रीन काली हो गई। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। कहानी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरा अब भी जिंदा था और शायद कभी भी लौट सकता था। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।